हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। उन्होंने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसकी व्याख्या के रूप में प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसके साधन पूरी करने के साधन सीमित होते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य को आवश्यकता की महसूस होती है, उसे पीड़ा होती है कि उसे कैसे पूरा किया जाए। और उनका ये मानना था कि मनुष्य जो है अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकताओं को बढ़ाकर नहीं परंतु उसको घटाकर प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जो है वो आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। और इस परिभाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर मेहता की परिभाषा मनोविज्ञान और नैतिकता पर आधारित है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य यदि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दे तो उसे चिरकाल में सुख की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने इसे एक आदर्शवादी विज्ञान माना है, हालांकि जिसे कि एक वास्तविक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने दो बातों की और विवेचना की है। अर्थात एक जो मनुष्य की स्थिति है वो उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो असाम्य की अवस्था, इसका अर्थ जब मनुष्य जो है बाह्य आकर्षण के कारण, सांसारिक सुख सुविधाओं के कारण उसका मन विचलित होता है और इसके कारण से उसे वास्तविक सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि साम्य की अवस्था वह मनोदशा है जहाँ उसके मन पे बाह्य आकर्षण या सांसारिक सुख सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके कारण उसका मन विचलित नहीं हो पाता और ऐसी अवस्था में मनुष्य पूर्ण तृप्ति का अनुभव करता है। चूँकि अर्थशास्त्र एक तर्कशास्त्र है, इसलिए हर परिभाषा की विशेषताओं को भी देखा जाता है और उसकी आलोचनाओं को भी देखा जाता है। इनकी आलोचना में जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इनकी परिभाषा की आलोचना भी की और ये कहा कि इनकी परिभाषा अव्यावहारिक है और एक काल्पनिक धारणा है, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए सहज रूप से तैयार नहीं हो पाता है। साधारण व्यक्ति का उद्देश्य केवल अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और संतुष्टि को अधिकतम बनाए रखना होता है। अर्थात हमको संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लेते हैं। हमको आधुनिकतम फ़ोन की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है और उसकी हमको जब हम उसको खरीद लेते हैं तभी हमको वो संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए इनकी परिभाषा को अव्यावहारिक कहा गया है, क्योंकि उनकी जो कल्पना है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम करे, यहाँ तक कि शून्य कर दे, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। दूसरी आलोचना की गई कि अर्थशास्त्र के अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी यदि प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को अर्थशास्त्र माने तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि आवश्यकताएं ही नहीं रहेंगी मनुष्य की तो वो धन किस लिए कमाएगा, वो आर्थिक क्रियाएं नहीं करेगा। और हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है और जब धन ही नहीं रहेगा तो उसके शास्त्र का कोई महत्व नहीं हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। तीसरी आलोचना उन्होंने अर्थशास्त्रियों ने की है कि क्षेत्र संबंधी दोष है। उन्होंने अर्थशास्त्र को सीमित नहीं किया परंतु उसको नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया। धर्मशास्त्र के साथ इसलिए मिला दिया क्योंकि वो भारतीय चिंतक थे और उनकी मन स्थिति में जो भारतीय साहित्य है, भारतीय पुराण है, उनका बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का महत्व कम हो गया। आइए दो भारतीय अर्थशास्त्रियों के विचारों को हमने जाना। एक पाश्चात्य अर्थशास्त्री हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए
उनका नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। अब धन के विज्ञान की कुछ विशेषताओं को देखेंगे हम लोग। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। दूसरा, एडम स्मिथ ने कहा कि धन का अध्ययन राज्य के संबंध में किया जाता है, अर्थात एक राज्य में जो सरकार होती है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राज्य चलाते थे, आजकल जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चलाती है, तो उसके संबंध में अर्थ का अध्ययन किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की प्रमुख सामग्री धन है। हालांकि देखा जाए तो मनुष्य के लिए ही धन है, लेकिन उन्होंने धन को प्रमुख स्थान दिया और मनुष्य को गौण अर्थात दूसरा स्थान प्रदान किया। और उन्होंने ये भी समझाया कि मानवीय सुखों का आधार धन है, अर्थात यदि मनुष्य के पास धन है तभी वो सुखी हो सकता है। और उन्होंने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो केवल अपने ही हित के लिए काम करता है, अपनी ही सुविधाओं में वृद्धि के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। इसकी कुछ आलोचना भी हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं यह अर्थशास्त्र है, इसको तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। तो आलोचकों ने ये कहा कि उन्होंने धन पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया और मनुष्य को गौण कर दिया, जबकि धन जो है मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक साधन मात्र है। तो उनको मनुष्य को पहला स्थान देना था और धन को दूसरा स्थान देना था। दूसरा, उन्होंने धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है, अर्थात केवल भौतिक वस्तुओं से लगाया, जबकि अभौतिक वस्तुओं को छोड़ दिया। जैसे अभौतिक सेवाएं भी होती हैं, एक डॉक्टर द्वारा की गई सेवा, शिक्षक द्वारा की गई सेवा, वकील द्वारा, नर्स द्वारा की गई सेवा, ये भी अपनी सेवा देकर धन अर्जित करते हैं। तो अभौतिक सेवाओं को प्रोफेसर एडम स्मिथ ने छोड़ दिया, लेकिन इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। तीसरी, उनकी आलोचना की गई कि उन्होंने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है जो हमेशा धन कमाने के लिए लगा रहता है, अपने हित के लिए लगा रहता है, वह स्वार्थी होता है, उस पर दया, प्रेम, राष्ट्रभक्ति जैसी भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि व्यावहारिक जगत में ऐसा नहीं होता। लोगों में देशभक्ति की भावना होती है, दया और करुणा और सहानुभूति की भावना भी पाई जाती है। उन्होंने फिर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उन्होंने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित कर दिया, क्योंकि उन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया, अभौतिक सेवाओं को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया। इस कारण से अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है संकुचित कर दिया गया। कल के वीडियो में कुछ और परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे।